वेलकम बैक इन द लेक्चर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में हमने प्रीवियसली 6 लेक्चर पब्लिश कर दिए हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियर की जो प्रॉपर्टी है उनको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी वो थी न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। और जो आज हमको प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है उसका नाम आपको दिख रहा होगा, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट। तो न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मूवमेंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर मूवमेंट से क्या मतलब है, आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो आघूर्ण को थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस कर लेंगे हम कि आघूर्ण क्या है। ठीक है, तो मूवमेंट इज नथिंग बट जस्ट अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स विच इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ए बॉडी। तो समझने की बात यह है कि जो आपका आघूर्ण होता है वो क्या होता है, एक केवल टर्निंग इफेक्ट है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, फोर्स के द्वारा, और किसके ऊपर, जो ऑब्जेक्ट अपन लेके चल रहे हैं उस पर प्रोड्यूस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो जो डेफिनेशन है इनसे थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि कोई भी जैसे स्क्रू होता है उसको टाइट करने के लिए अपन इस तरह की मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, इसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में पाना भी बोलते हैं। तो पाना जब घुमाया जाता है तो पाना पे अपन जो फोर्स लगाते हैं F, ठीक है, तो पाने पे जो फोर्स लगाया जाता है उसके कारण ही तो आपका जो नट आप जिसको टाइट कर रहे हो स्क्रू को, वो जब ही तो घूमता है जब इस पर आप फोर्स लगाते हो। तो जो फोर्स की एप्लीकेशन है उसके जरिए यदि हम टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, आघूर्ण। अब ये फोर्स, यदि ये तो मैकेनिकल फोर्स है, अब यदि ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो जो आघूर्ण उत्पन्न होता वो क्या कहलाता, वैद्युत आघूर्ण। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स होता तो आघूर्ण उत्पन्न होता, वो क्या कहलाता, चुंबकीय आघूर्ण। तो जो फोर्स होता है उसी के आधार पर अपन आघूर्ण को नाम दे देते हैं। और जो आघूर्ण होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है M = F × D, फोर्स इंटू डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, जो घूर्णन गति कर रहा है, तो इसके नाम से भी पता चल जाता है आघूर्ण, मतलब घूर्णन गति से ये रिलेटेड है, घूर्णन मतलब टर्निंग इफेक्ट से। तो आपको मूवमेंट का अर्थ समझ में आ गया होगा कि मूवमेंट कैसा होता है। और मूवमेंट भी जो चार्ज होता है उसके हिसाब से 3 तरह का निकाला जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो अपन निकालते हैं मोनोपोल के लिए, फिर निकालते हैं अपन डाइपोल के लिए, और फिर अपन निकालते हैं क्वाड्रुपोल के लिए। जो डाइपोल होता है, डाइपोल में क्या खास बात है, मोनोपोल का मतलब तो आप समझते हो सिंगल चार्ज से है। मोनोपोल में तो क्या होता है, केवल एक कोई पॉइंट चार्ज होता है Q। डाइपोल में क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पर डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। जैसे ये +Q और ये -Q। या फिर जैसे आप मैग्नेट देखते हो ना, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इनकी पोलैरिटी तो समान, मतलब अपोजिट पोलैरिटी होती है, पर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या इक्वल है पर अपोजिट पोलैरिटी है। तो ऐसे जब डिस्टेंस पर कोई 2 पोल होते हैं या कोई 2 चार्ज होते हैं, उनके बीच में अपन आघूर्ण निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डाइपोल मूवमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। इसी तरह से क्वाड्रुपोल क्या होता है, एक वॉल्यूम में निकाला जाता है। जैसे अब अपन स्फीयर है, स्फीयर जैसे अपन को पता है नाभिक का जो साइज है लगभग ऐसा होता है स्फेरिकल, तो अपन नाभिक के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, क्वाड्रुपोल मूवमेंट। तो इसी तरह से अपन जो अपनी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट, आपको दिख रहा है। इसका डायग्राम बना लेते हैं, पहले थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको। सपोज कि ये न्यूक्लियस है और इसके सेंटर से एक एक्सिस गुजर रहा है, और इस एक्सिस का नाम हमने मान लिया, लेट इट बी जेड। अपन इसको एक्स भी मान सकते हैं, अपन इसको वाई भी मान सकते हैं, पर कैलकुलेशन अपनी इजी रहे इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, जेड एक्सिस। ठीक है, आई हैव कॉल्ड दिस एज जेड एक्सिस।
इसके बाद में अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट है न्यूक्लियस का। इसके अलावा इस ओ पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई अल्पांश है, अल्पांश मतलब एक छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर वेक्टर, आर वेक्टर से दिखा रहे हैं, आर डिस्टेंस है इसकी। तो इसके कारण इस जेड एक्सिस पर, ये जो जेड एक्सिस अपन ने बनाया है, तो इस जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं अपन। जेड एक्सिस भी थोड़ा सा इधर की तरफ लेके चलते हैं। जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे एक पॉइंट अपन ने ले लिया, ठीक है। पॉइंट का नाम मान लिया ए है। तो इस ए पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो पहले अपन को डिस्टेंस पता होना चाहिए, लेट इट बी स्मॉल ए वेक्टर। और ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक की, इसको अपन ने मान लिया आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर। तो सारे जो अपन को मानने थे पॉइंट्स वो अपन ने ले लिए। इसके अलावा अपन को चाहिए होगा एंगल। एंगल किस किस के बीच में चाहिए अपन को, ओ आर वेक्टर जो ये है, इसको पॉइंट को भी नाम दे देते हैं बी पॉइंट, ओ बी वेक्टर के बीच में और ओ ए वेक्टर के बीच में। तो सपोज दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को अपन ने नाम दे दिया थीटा के बराबर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अब ये जो पूरा न्यूक्लियस है तो इसके अपन को प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, लेट इट कैपिटल वी। इसके बाद में न्यूक्लियस का जो टोटल चार्ज है, लेट इट स्मॉल क्यू। और इसके बाद जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश घनत्व या फिर आवेश वितरण, तो वो मानते हैं कि कांस्टेंट है और कितनी है, रो आर वेक्टर। और इसी तरह से जो ये स्मॉल अपन ने अल्पांश लिया है, स्मॉल जो अपन ने वॉल्यूम लिया है, इसकी वॉल्यूम ले लेते हैं dv और इसका चार्ज dq और इसकी आवेश घनत्व रो आर वेक्टर, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिए। और हमको क्या लेके चलना है, देखो ये सभी को पता है न्यूक्लियस पर, नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, नाभिक पर धनावेश होता है प्रोटॉन्स के कारण। न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, उदासीन। नाभिक पर धनावेश होता है, ये सब हम जानते हैं। इसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो धनावेश है वो किस तरह से वितरित है, सतत रूप से लेके चल रहे हैं। तो नाभिक पर आवेश सतत रूप से वितरित है। जो आर वेक्टर के बराबर है, ठीक है। इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए अपन कमेंट कर सकते हैं किसके ऊपर, इस अल्पांश के ऊपर। इस अल्पांश के लिए अपन इक्वेशन लिख सकते हैं dq इक्वल टू रो dv। इस तरह से अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं। जो चार्ज होता है वो वॉल्यूम इनटू आवेश जो घनत्व है उसके बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए इक्वेशन 1 अपने के पास आ गई। अब इक्वेशन 1 के बाद आपको लिखना है कि अपन को क्या फाइंड करना है, अल्पांश आयतन dv के कारण, अल्पांश आयतन dv के कारण बिंदु A पर, अपन ने इसको क्या माना है, इस पॉइंट को बिंदु A माना है। तो बिंदु A पर अपन को क्या निकालना है, वैद्युत विभव का मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे d फाई से। d फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
ठीक है, डी क्यू अपॉन ए वेक्टर। आपको विभव का मान निकालना इजीली आता है। विद्युत विभव क्या होगा, डी फाई इक्वल टू 1/4πε। इस पे जो चार्ज है कितना है, डी क्यू अपॉन ए वेक्टर। और डी क्यू का मान अपन इसमें से डी क्यू का मान इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। उससे पहले एप्सिलॉन को डिफाइन कर देते हैं। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, राइट। माध्यम की विद्युतशीलता अपन को पता चल गया। इसके अलावा नेक्स्ट, अब अपन को डी फाई वाली इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, डी फाई वाली इक्वेशन में अपन को डी क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 1 से। तो कितनी है, रो आर वेक्टर डी बी अपॉन ए वेक्टर। तो समीकरण 2 हमको प्राप्त हो गई, समीकरण 1 भी हमको प्राप्त हो गई। तो इसके बाद में अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर की वैल्यू कहां से फाइंड कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी या ए ओ बी लिख देते हैं, में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर तो सदिश योग का क्या लगाना है अपन को, त्रिभुज नियम। तो देखो इसकी जो डायरेक्शन है आर वेक्टर की वो इस तरह से, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से। डायरेक्शन आपको दिख रही है ना, इसकी डायरेक्शन है ओ से बी की ओर, इसकी डायरेक्शन है बी से ए की ओर, और इसकी डायरेक्शन है ए से ओ की ओर। तो जो आर वेक्टर है और स्मॉल आर वेक्टर है और स्मॉल ए वेक्टर है, उनकी डायरेक्शन सेम है, और कैपिटल आर वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर वेक्टर बराबर स्मॉल ए वेक्टर प्लस स्मॉल आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। और स्मॉल ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल ए वेक्टर बराबर कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर। यहाँ तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर सकते हैं। इसके बाद में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना होता, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं और मॉड ऑफ ए वेक्टर से भी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर आपने वेक्टर का आर वेक्टर, तो आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा। और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा आपको पता होगा ना कि थीटा ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल है, या कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का एंगल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ए इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेना चाहें तो आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन आर कैपिटल आर कॉस थीटा, राइट, की पावर 1/2। और 1/a का मान फाइंड करना है अपन को। तो यहाँ पे क्या चाहिए, 1/a। तो 1/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अब ये आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की तो पावर 1/2 होगी ना, तो क्या आएगा r, तो कितना आएगा 1/a बराबर 1/r, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन आर कॉस थीटा की पावर -½ पावर कितनी आएगी बच्चों, -½ ठीक है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, 1/a की वैल्यू यहां तक अपन ने फाइंड कर ली। अब इससे अगर अपन को आगे वैल्यू फाइंड करनी है तो देखो ये आपको किसकी फॉर्मेट दिख रहा है, 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट, ठीक है। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n के रूप में द्विपद प्रमेय, बायनोमियल एक्सपेंशन या द्विपद प्रसार करने पर, बायनोमियल एक्सपेंशन करना है। 1 प्लस एक्स की पावर n का बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर n का बायनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस n एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से तो करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का बायनोमियल एक्सपेंशन, उसी तरह से कर देना 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा का बायनोमियल एक्सपेंशन। तो देखिए क्या आएगा, इस तरह से यहीं से चालू कर देते हैं। पहली टर्म तो क्या आएगी 1, n का मान क्या है -½ तो -½ लिख देता हूं मैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये है, तो इसको लिख देते हैं x की वैल्यू लिख दी
इसके बाद में बटे में क्या है 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। देखो इससे आगे भी होता है एक्सपेंशन, पर अपन को क्या निकालना है, क्वाड्रपोल मोमेंट। तो अपन हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्वाड्रपोल मोमेंट में अपना इतने से ही काम चल जाएगा। इसके बाद में प्लस n की वैल्यू कितनी है, -12 इंटू -12 -1 n इंटू n -1 -3/2, ठीक है। इसके बाद n इंटू n -1 के बाद x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान कितना है, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r cos थीटा की पावर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, -2 आएगी। इसके बाद में बटे में 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल है तो बटे में 1/2 और आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे आगे। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इस पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूं। क्या वैल्यू आएगी बताओ, इक्वल टू 1, खोल देते हैं इसको, तो 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r अपॉन r cos थीटा, राइट। इसके बाद बताइए आगे, -1/2 -3/2 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 3/4 और 1/2 और है लास्ट में, तो कितना आ जाएगा 3/8, ठीक है। -1/2 -3/2 और 1/2 3/8, तो 3/8। इसमें क्या आएगा, इसका स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा चलो नीचे लिख लेंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4r³ अपॉन r³ cos थीटा, राइट। a माइनस b का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल है। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है अपने को। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अपन को पता है कि जो r का मान है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल r है ये किसमें, न्यूक्लियर साइजेज में है। और न्यूक्लियर जो साइज है ये तो नाभिक के अंदर की दूरी है, न्यूक्लियर साइज है। क्योंकि आपने देखा था ये तो किसके अंदर है, नाभिक के केंद्र से किसी नाभिक के अंदर स्थित दूसरे बिंदु की दूरी है। और जो न्यूक्लियर साइजेस होते हैं, न्यूक्लियर साइज कितनी होती है, लगभग फर्मी की रेंज में 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। और ये क्या है, नाभिक से बाहर की दूरी, तो ये क्या होता है 10⁻10 की रेंज तक हो सकती है ये डिस्टेंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा है इससे, न्यूक्लियर साइजेस से। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, जो हायर टर्म्स है जिसमें r/r³ आ रहा है जैसे, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, ठीक है। तो जिनमें कैपिटल R³ आ रहा है जैसे, क्योंकि ये अनुपात काफ़ी छोटा रह जाएगा, क्योंकि इसमें ये बहुत छोटा है। तो जो ये वाली टर्म्स है जिनमें 3 या 3 से अधिक पावर आ रही है, उनको अपन क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, क्योंकि अपना 2 पावर से ही काम चल जाएगा क्वाड्रुपोल मूवमेंट के लिए। तो इसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म 1 प्लस, इसको खोल लेते हैं, r/r cos थीटा। इसको पहले लिख देते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे, माइनस की जगह प्लस में ही कॉमन लेते हैं, प्लस r² अपॉन 2r²। अब ये टर्म देखिए, इसमें किस में से, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये जो टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिनको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इनको हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट। तो कितना आएगा, 3 × 4, तो ये 4 से 8 कट जाएगा तो 3/2 रह जाएगा, 3/2 रह गया तो 3 आएगा, 3 r² और r² कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस r² माइनस, तो ये -1 आएगा ना, तो -1
ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी, आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। ये दो टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर दी, ठीक है। तो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या आई, 1 प्लस आर अपॉन आर कॉस थीटा कैपिटल आर कॉस थीटा प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। 1 अपॉन ए का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर 1 प्लस आर अपॉन आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1, राइट। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 तक दे दी, 3 दे दी, 4 दे देते हैं इसको। अब क्या करना है, इक्वेशन 4 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर क्या आएगा बताओ। इक्वेशन 4 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर इक्वेशन 2 की जो मान था उसको और थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है अपने को। इक्वेशन 2 में अपन ने क्या यहीं तक छोड़ दिया था, पर इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो इक्वेशन 2 को थोड़ा सा और सॉल्व करना था। यहाँ पे इसका क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे अपन, इंटीग्रेशन का निशान, क्योंकि कुल विभव फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, तो ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो इस तरह से आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन और करना है अपन को, ठीक है। तो ये स्टेप आप यहाँ पे ऐड कर लेना, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई का, तो क्या आएगा, फाई, तो इसे लिख देते फाई। इसको थोड़ा सा आप अगर स्पेस हो तो अगली लाइन में लिख लेना एक इंटीग्रेशन करके, क्योंकि फाई का मान निकालना है और अपन को डी फाई का मान पता था, तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इस इक्वेशन 2 में अपन मान रखते हैं इसका 1/a का, तो क्या आएगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और फिर 1/r इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, पहली टर्म तो यही आ जाएगी। दूसरी 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन रो r वेक्टर कॉस थीटा, आर ही लिख दो, आर कॉस थीटा dv। दूसरी टर्म ये हो गई। तीसरी टर्म क्या आएगी, इंटीग्रेशन प्लस में है तो 1/2 आर क्यूब इंटीग्रेशन रो आर वेक्टर, ठीक है, आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 dv। तो ये स्टेप समझ में आ गया। अपन ने तीनों वैल्यू रख दी है, 3 टर्म्स प्राप्त हो रही है, तो इन तीनों टर्म्स को तीनों वैल्यू के रूप में इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में बताई इसमें पुट कर दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो देखना अब क्या आएगा। ये जो तीनों इंटीग्रेशन है इनको अपन को मानना पड़ेगा। माना पहला क्या है, इंटीग्रेशन रो आर वेक्टर dv इक्वल टू पी नॉट, इसको मान लिया पी नॉट है ये। दूसरा क्या है, रो आर वेक्टर आर कॉस थीटा dv, तो इसको मान लिया p1। आर कॉस थीटा की जगह अपन जेड भी लिख सकते हैं, तो आर कॉस थीटा को क्या मान लिया अपन ने, जेड के बराबर। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, रो आर वेक्टर जेड dv, ठीक है। तो दोनों ये एक ही चीज है, किसके बराबर होगी, p1 के बराबर। तीसरा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, रो आर वेक्टर आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, रो आर वेक्टर 3 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको क्या लिख सकते हैं, रो आर वेक्टर 3 जेड स्क्वायर -1।
ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या मान रखा है, r cos थीटा इक्वल टू जेड। राइट, इसके बाद में इसको क्या नाम दे देते हैं, इसको P1 दे दिया, इसको दे देते हैं P2। इसको भी रफ कर ही देते हैं यहां से, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। यहां तक क्लियर है? तो अब इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, फाई इक्वल टू 1/4 1/r, तो P0/r प्लस P1/r² प्लस P2/2r³। राइट, 1/r², ठीक है, यहां से क्लियर है? तो ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर इसको अपन ने कुछ नहीं दिया था क्या, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं। नेक्स्ट जो भी है इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहां तक क्लियर है? तो जो इक्वेशन नंबर 6 आपकी आ गई, ये किसको दिखा रही है, ये दिखा रही है किसी अल्पांश आयतन dv के कारण किसी नाभिक के बाहर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव का कुल मान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुल मान। और अपन को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट। तो ये जो पहली, दूसरी और तीसरी टर्म है ना, यही क्या है आपके मोनोपोल, डाइपोल और क्वाड्रोपोल मोमेंट। वो कैसे, इनको भी दिखा देते हैं। तो देखिए ये कैसे हैं, यहां जैसे पहली टर्म है रो r वेक्टर dv के, तो ये क्या है, P0 तो हमने मान रखी है, पर ये असली में है स्मॉल q के बराबर, या फिर ये है Ze के बराबर। Ze क्या होता है, नाभिक पर आवेश। Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। E क्या होता है, चार्ज, जो प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, -e, प्रोटॉन का क्या है, +e। तो जो मोनोपोल होता है, यही किसको दिखाता है, मोनोपोल को, एकल ध्रुव को। तो ये क्या है, मोनोपोल के कारण ये जो टर्म आ रही है, ये किसको दिखा रही है, मोनोपोल को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल चार्ज, मोनोपोल। ऐसे ही जो दूसरी टर्म है आपकी रो r वेक्टर, और r cos थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, z dv। अब इसमें देखो चार्ज भी है, चार्ज की टर्म भी है, चार्ज डेंसिटी की, और डिस्टेंस भी है। तो चार्ज और डिस्टेंस दोनों आ रहे हैं, तो ये किसको दिखाएगी, क्वाड्रोपोल को। तो ये दिखा रही है, सॉरी क्वाड्रोपोल को नहीं, चार्ज और डिस्टेंस है तो किसको दिखाएगी, डाइपोल को, क्वाड्रोपोल को नहीं, बाई मिस्टेक। तो ये दिखा रही है डाइपोल को। और डाइपोल को किसके अलाउंग, जेड एक्सिस के अलाउंग, जेड एक्सिस के अलाउंग डाइपोल मोमेंट। और जो लास्ट टर्म है आपकी कौन सी, इंटीग्रेशन रो r वेक्टर 3z² - 1। अब इसमें क्या है, एरिया आ गया एक तरह से 3z², और मैंने बताया एरिया और फिर यहाँ पे चार्ज है। तो जब ये इस तरह की कंडीशन होती है, ये किसको दिखाती है, ये दिखाती है क्वाड्रोपोल मोमेंट को, क्वाड्रोपोल मोमेंट। किसके अलाउंग, जेड एक्सिस के अलाउंग, क्योंकि अपन जेड एक्सिस के अलाउंग ही निकाल रहे हैं अभी केवल। तो जेड एक्सिस के अलाउंग क्वाड्रोपोल मोमेंट को दिखाती है ये वाली टर्म। इसको अपन क्या, कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल Q, ठीक है। तो ये किसको दिखाता है, कैपिटल Q, क्वाड्रोपोल मोमेंट को, जेड एक्सिस के अलाउंग। तो ये क्लियर हो गया। तो जो अपन का ये टॉपिक था, इसमें अपन को केवल क्वाड्रोपोल मोमेंट स्टडी करना है, ये इसका पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। तो ये डेरिवेशन अपन जो पूरा मैंने किया, इस तरह से इसको डेरिवेशन पार्ट को अपन हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रोपोल मूवमेंट को क्यों स्टडी किया जाता है, क्वाड्रोपोल मूवमेंट की मदद से कैसे दो प्रॉपर्टी पढ़ी जाती हैं, कौन कौन सी। पहली होती है चार्ज सिमेट्री और दूसरी होती है शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो कैसे चार्ज सिमेट्री और कैसे शेप ऑफ द न्यूक्लियस क्वाड्रोपोल मूवमेंट की
मदद से फाइंड कर सकते हैं अपन, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। केवल इस इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। अब जैसे क्वाड्रपोल मोमेंट आपकी एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में आ जाए, सपोज करो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि नाविक के क्वाड्रपोल मोमेंट को डिस्कस करो, तो आपको आज की पूरी क्लास का जो डेरिवेशन मैंने कराया है और कल मैं कराऊंगा जो नेक्स्ट क्लास में, वो पूरा आपको करके आना है 5 नंबर में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे 5 नंबर में कि नाविक की कोई 2 गुणधर्म समझाइए, तो आप उसमें अगर वैद्युत क्वाड्रपोल मोमेंट लिख रहे हो, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट लिख रहे हो, तो इसको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख के जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको लिख सकते हो। तो अगर केवल क्वाड्रपोल मोमेंट 5 या 10 नंबर में आ जाए तो ये डेरिवेशन आपको करना है। अगर क्वाड्रपोल मोमेंट 2-2.5 नंबर में आए तो आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे वो करना सफिशिएंट रहेगा। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।